जय हिंद। आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बड़ा ही इत्मीनान से बैठ जाओ भाई, क्योंकि इसमें समय लगेगा। बड़े अच्छे अच्छे अनुच्छेद हैं, इसको समझाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। सारा समझाएंगे, जैसे अनुच्छेद आएगा ना 124 आएगा, 124 से लेकर 131 तक आता है पूरा ना। ऐसा 131 से करें, 143 तक आता है सुप्रीम कोर्ट का। अभी सारा अच्छे समझाऊंगा, सारा अनुच्छेद आने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश। दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे सकते हैं आप। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर। जैसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है इसमें। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। जैसे आप रिटायर होते हैं, जैसे आप न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट है, आप जैसे वहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो आप कहीं भी अन्य जा कहीं भी दूसरे जगह आप न्यायाधीश का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप किसी अन्य न्यायालय में आप वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। समांतर उच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन में यह किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। अब आते हैं भाई अनुच्छेद, इतना गुरु मजा आएगा ना देखना। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भाग 5 में है। अनुच्छेद 134 से लेकर 147 तक ना। अनुच्छेद 134 आ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। देखो अब मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट गठन के बारे में है। तो पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में 33 + 1 34 जज बैठते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में 5 साल का जज या 10 साल वकील होना चाहिए, और राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाँ, किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। देखना, जो हमारे वकील हैं, मतलब इनका देखो, जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनको सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश CJI देता है। और जैसे जब हाइयर राष्ट्रपति जब हिनकर नियुक्ति करे होला ना, तो ई कैसे सलाह लेवा ना, तभी लेवा ना 5 सीनियर जज हो, 5 सीनियर जज से, यानी कि कोलिजियम का सहायता लेते हैं। तब देखा जब साधारण यानी कि जज का नियुक्ति करे के रही तो राष्ट्रपति CJI के सहायता लिए। जब राष्ट्रपति जब CJI के नियुक्ति करे के रही ना, तो ई 5 सीनियर जज का सहायता लेवे ना। ई हो गया गठन के बारे में हमने क्या क्या बताया। 34 जज होते हैं, जिसमें से एक हमारा CJI होता है। और इनका अगर देखोगे योग्यता, तो हाई कोर्ट में 5 साल जज हों या तो 10 साल वकालत का काम किए हों, और राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा कानून के विशेषज्ञ हों। ठीक है, 3 चीज़, ये मेन पॉइंट हो गया।
अनुच्छेद 126 देख लेते हैं कि अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। 126 क्या बताता है? जिसे देखो, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाएं, मतलब न रहें, तो 33 जज में से ना एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश जज बनाया जा सकता है। 137 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। देखो, अब 137 में तदर्थ यानी कि एड होस्ट, इसका उद्देश्य यह रहता है कि जब न्यायाधीश में यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जब कम हो जाए ना, तब 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 क्या किया जाता है कि जो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति से कहकर किसी अन्य यानी किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट से वहाँ पर न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश की संख्या कम होगी ना, तो जो CJI होता है वो राष्ट्रपति से कहेगा और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं, मतलब वकील को, न्यायाधीश को, वकील को, वकील न्यायाधीश पूरा दम, ठीक है। 126 का 127 कंप्लीट हो गया। क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीश जब वो होता है कि जब मुख्यतः अगर न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्या होता है, जब देखो 126 ये कहता है कि जब कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो 33 में से एक थे उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। पर 127 कहता है कि जब न्यायाधीश जो होता है ना, हमारा न्यायाधीश यानी जब जजों की संख्या जब कम हो जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जब कम होगी ना, तब बुलाया जाता है। इन दोनों में फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप तो ऑटोमेटिक आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो 126 का कहता है, ध्यान मेरे बात को ध्यान से देखो, जब तक हमको अंदर से अच्छा निकले तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। के अंतर्गत क्या बताए? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखना, जब जो हमारा CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है ना, जब वो अनुपस्थित रहें तो 33 में से एक ठो उठाकर यहाँ बैठा दिया जाता है। 127 का कहता है कि जो 33 ठे हैं अगर उसमें कम हो जाता है तो CJI के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर रहता है, तो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को यहाँ पर उठा के यानी वकीलों को उठाकर यहाँ पर रखा जाता है। 128 देख लो। 128 में देखो, सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की उपस्थिति के लिए बुलाया जाता है। देखो, जैसे अगर नहीं मिलते हैं न्यायाधीश ना, तब रिटायर्ड जजों को भी बुलाया जा सकता है। 128 ये कहता है। 129 का कहता है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित कर सकता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 129 ए का कहता है, देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि न्याय जल्दी से मिले। अब जैसे एक एग्जाम्पल में मेरे पर मैंने कोई चोरी कर दिया, मैंने मान लो कि 500 रुपया चोरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिया कि हिमांशु ने 500 रुपया चोरी कर दिया, तो क्या काम करो, फांसी की सज़ा दे दो। सुश्राम के फांसी की सज़ा मिल गई। तो अगला इंसान कोई गया तो वो भी 500 की चोरी किया है, तो ओकरे बदले दूसरा प्रावधान ना हुई तो तुरंत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखल रहेला, अरे सर जी तंजा अरे वकालत जी, अरे उनसे कहेगा, अरे गुरुजी और हिमांशु 500 रुपया चुराया तो उसको फांसी की सज़ा मिली, तो फिर एक जुर्माना को बात एवं का फांसी की सज़ा दा आगे। पर अपने निर्णय को बदला भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट बदल भी सकता है। हो गया। 130 देते हैं, उच्चतम न्यायालय के स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण। इसमें 131 में जैसे देखो 131 में क्या है, जो आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझे जाते हैं। जैसे देखना, केंद्र राज्य विवाद, चाहे राज्य का विवाद हो। पर यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से में कुछ एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अगर कोई विवाद होता है तो सीधे कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पर किंतु याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में ये मूल आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है। आधिकारिक रूप से अगर शामिल देखोगे तो केवल यही केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, चाहे एक केंद्र हो तथा दूसरा कुछ अन्य राज्य का मामला हो,
किसी अन्य अन्य से भिड़े तब। 136 देखो, में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान। 137 में देखो, 137 में क्या है, पुनर्विचार। देखो यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि पुनर्विचार, समझना है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है। कुछ मैं मामले बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। 1960 में एक मामला आया था बेरूबारी का। उसमें कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। पर सुप्रीम कोर्ट ने, देखो फिर एक मामला आता है 1973 में, केशवानंद भारती मामला, और उसमें ये फैसला आता है कि सुप्रीम जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का, मतलब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं पर उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो एक मामला है 1960 में आया और वहीं जस्ट 1973 में उसी मामलों को बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इसी का पुनर्विचार का, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कर कर बदल दिया अपने ही फैसले को। आगे देखते हैं 141 में देखो, के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। जो भी ये न्यायालय घोषित कर देगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च ही है, जो भी अपना निर्णय देगा तब बाकी अन्य न्यायालयों को भी मानना पड़ेगा। 143 का देखो, में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन। यानी देखो ये राष्ट्रपति जी हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट है। अब मजा आएगा देखना। 143 में देखो क्या, हाई कोनो भी अगर न्यायिक सहायता चाहते हैं तो इससे सलाह ले सकते हैं। है राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि इनको दे चाहे न दे, इसका मर्जी। हाँ, अगर मान लो ये दे भी दिया गलती से तो राष्ट्रपति भी ये बाध्य नहीं है कि इनसे ले या नहीं ले। बस ये दोनों अपने ही में गजब है, अलग है। अगर ये मान लो गलती से पूछ दिए, इनका मन करे दें चाहे न दे, अगर मान लो गलती से देऊ तो न, तो इनका मन करे चाहे ले चाहे न ले। 145 तो 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 146 का दिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छे समझ में आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से इनको मिलता है। देखो ना यहाँ पर खुद हमको धुंधला हल्का हल्का दिख रहा है, तो आप लोग क्वालिटी हो सके तो अच्छे से बढ़ा लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने का भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई। इसके मूल अधिकार के अंतर्गत देखो हमने बताया था, इसके मूल अधिकार में देखो अनुच्छेद 131 में बताया था सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल अधिकार हैं ना, जो ऐसे कुछ विवाद होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर सुलझे जा सकते हैं। केंद्र राज्य मामला, चाहे राज्य का मामला हो। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था, तो केशवानंद भारती मामला में 1973 में आया था। बेरूबारी मामला आया था 1960 में। बेरूबारी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, पर 73 में ये बदल गया। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तथागत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। कम पड़ जाए तो कहीं और इसे उठाकर डाल देवल जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू हेतु अधिकृत है? अनुच्छेद 137। अभी बताया यही मामला था बेरूबारी और 1960 और 1973 वाला। अपने सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को क्या करता बदल सकता है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का सोर्स क्या है? न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। देखो अंतिम निर्णय कौन देता है भाई? सुप्रीम कोर्ट देता है।
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार के प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। अनुच्छेद न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 121 का कहता है, ये पूरा मत पढ़ो, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। संसद जो है, संसद में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। संसद में, जो लोकसभा राज्यसभा होता है, संसद में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सोच लो, इतना सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है भाई। हाँ, पर किंतु जज, संसद को ये अधिकार है कि उन पर महाभियोग ला सकते हैं, बस। न्यायालय की अवमानना। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान है। 129 मैंने अभी बता दिया था। अनुच्छेद 129 क्या बताता है भाई? कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय दे दिया तो जैसे निर्णय कोई दे दिया ना, तो अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के तौर पर इसका प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी में सक्षम वकालत का कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के 7 में बताया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश है, कल को रिटायरमेंट हो गए तो कहीं और जाकर वकालत वाला काम नहीं करेंगे, किसी और अन्य न्यायालय में जाकर वकालत करेंगे, नहीं है। अरे इज्जत की बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट के तुम वकील हो और तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील होकर जाकर डिस्ट्रिक्ट वाले में जाकर वकालत करोगे, बेइज्जती है ना, गरिमा गिर जाएगी। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किस परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को कानून के सिलसिले में राष्ट्रपति ले सकते हैं सलाह सुप्रीम कोर्ट से। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दे चाहे ना दे, मनमौजी है। राष्ट्रपति जी मनमोह नहीं हुआ, मान लो वो दे दलस गलती से करेक्ट ना ले, हमारा मर्जी, हमके अच्छा लगे तो ले, ना ले तो ले। मूल अधिकार। व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी में रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाने, यह साधारण गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। मैंने बताया था, आपका कोई भी मामला होता है तो अनुच्छेद 32 की तरह, जैसे आपका मूल अधिकार में जो जो बातें की गई आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, जाति के लेकर, चाहे गोरा रंग काला, इस सब के लेकर भेदभाव किया जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीली क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा। पहला संवैधानिक विषयों पर, दूसरा सिविल विषयों पर, तीसरा आपराधिक विषयों पर और चौथा विशेष अनुमति पर। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132, सिविल विषयों पर अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों पर अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति पर अनुच्छेद 136। आगे देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना चाहिए? 10 साल, या तो जज के रूप में 5 साल। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल जज के रूप में काम किए हो या 10 साल वकालत का काम किए हो तब भी ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सही बात है। अब जैसे राज्य का कोई ऐसा कानून आ जाए जो संविधान के विपरीत हो तो तुरंत असंवैधानिक घोषित कर देगा। भारत के न्यायालयों
में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सही बात। अनुच्छेद 132 ये बताया गया है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये तो आप कर लेना, आप ये सब सारा पढ़ लेना भाई। इसके जो अनुच्छेद हैं 100 लेकर 126 से 124 से लेकर 147 तक हमने बता दिया। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मेन चीज़ अब फिर से देखना, रिवीजन कर लेना। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। 125 में क्या है? जजों का वेतन। 126 में क्या है? जब कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 में से 126 में ये बताया गया कि जब मुख्य न्यायाधीश जब न रहे तो 33 में से एक ठो उठा दिया जाता है, मतलब उठा कर वहाँ रख दिया जाता है। 137 में क्या किया जाता है कि जब न्यायाधीश जब जज न रहें, जब 33 जज मतलब उपस्थित न रहें तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है। 128 में क्या किया गया? जब ऐड हो, जब उपलब्ध न हो तो जब तथार्थ न्यायाधीश उपस्थित न हो तो जो रिटायर्ड जज है उनको भी बुला सकता है। 129 में क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उधार के रूप में भी बताया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 130 का बताया सुप्रीम कोर्ट का स्थान। 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है, परंतु मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ किसी अन्य शहर में भी खोल सकता है। 131 में क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का अपना मूल अधिकार है। 137 में देखो न्यायिक पूर्वावलोकन, बस यही हो गया। 143 में क्या है कि 143 में क्या है कि राष्ट्रपति न्यायिक की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो दे भी दिए तो इनका जरूरी नहीं कि लेबा करें। ये हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया। अगले वाले में राज्यपाल हम देख लेंगे, ठीक है। जय हिंद।